वेलकम टू लेक्चर 8। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन। तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये सब चीज़ें। और आपको याद होगा तो उसमें हम लोगों ने जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये सब चीज़ें पढ़ी थी तो हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, अगर इनको हम लोग डिस्कस करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो उसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन है या नेगेटिव डायरेक्शन मोशन है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्शन को बता सकते हैं कि इधर प्लस साइन और माइनस साइन से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनकी क्या डायरेक्शन है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इन ए प्लेन, एक लाइन में मूव नहीं कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वगैरह हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन आपके पास अगर है, तो उस टू डायमेंशनल मोशन को हम कहते हैं मोशन इन ए प्लेन। यानी कि आपका एक प्लेन है एक्स वाई हम मान लेते हैं, तो इस तरीके का अगर आपका पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ मूव कर रहा है तो इस तरीके के मोशन को कहते हैं कि वो एक प्लेन में मोशन है। और अगर वही आपका स्पेस में मोशन है, यानी कि 3 डायमेंशन में मोशन है, तो वो स्पेस में मोशन होगा आपका। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, तो इन सबको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट या स्पेस में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि है वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, उस कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, कैसे मल्टीप्लाई करें उन वेक्टर्स को, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग लास्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो अब आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको आप सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हो दो चीज़ों से। एक है आपका स्केलर, एक है आपका वेक्टर। सो स्केलर क्या है, तो कोई भी अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को आप अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो सिर्फ अगर मैं क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड प्लस उसका यूनिट मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो 5 kg है, तो यहाँ पे मैंने उसका मैग्नीट्यूड बता दिया 5 और उसके साथ यूनिट बता दिया वो किलोग्राम में है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और या फिर कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि किसी भी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर आपने टेम्परेचर बता दिया। वो टेम्परेचर बताने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ा और यूनिट बतानी पड़ी, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है आपकी, सो इफ़ ए क्वांटिटी is represented by magnitude only, सो वो स्केलर है। कोई क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की जा सकती है तो वो स्केलर क्वांटिटी है आपकी। और उसमें आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल, मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, लेट्स से 10 मीटर है, सो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर ये तो आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई, लेकिन अब इन स्केलर क्वांटिटीज़ को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इनके क्या रूल हैं, तो इनके रूल सिर्फ सिंपल रूल है जो आप अलजेब्रा में यूज करते हैं। जो आपका ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उसमें जैसे आप ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, वैसे ही करना है।
जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास है 20 kg, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसका मास है 50 kg, और मैं आपको बोलता हूँ कि कंबाइंड मास क्या है ए प्लस बी, तो आप दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, 20 + 50 आपका 70 kg हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सिर्फ नंबर को जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही आपको सिंपल करना है, या जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड करते हैं, जो नॉर्मल अलजेब्रा में रूल यूज होते हैं वो सेम रूल ही इन स्केलर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग। फिर दूसरा है आपका वेक्टर। सो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक क्वांटिटी है जो आपका मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा along with some law of addition. So vector by magnitude and direction. सो देखिए, नॉर्मली मैं बोल सकता हूँ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट की जा रही है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान और रखनी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपकी कोई भी क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी कब होगी? अगर वो क्वांटिटी, इफ ए क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड, direction and it obeys the law of vector addition। देखिए, दो मेन रूल है वेक्टर एडिशन के, वो है आपके ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो दोनों अगर रूल फॉलो करते हैं तो कोई भी क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड है उस क्वांटिटी का, उसका डायरेक्शन भी है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, तो उस क्वांटिटी को मैं बोलूँगा वो वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट की जाएगी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से और साथ में वो फॉलो करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, तो वो क्वांटिटी है वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है? देखिए, इसके एग्जांपल क्या है वेक्टर्स में? आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। तो ये आपकी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, आपको एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा, सॉरी मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप उसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो या तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी, और स्केलर है कि वेक्टर है वो सिंपली हम देख सकते हैं। अगर उसमें डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रही है तो वेक्टर है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसका और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको हम बोलेंगे वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं हमने ऊपर देखा मास, टेम्परेचर, लेंथ, ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इनकी डायरेक्शन भी होती है। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब देखिए, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्केलर को तो सिंपली आप, जैसे मैंने बताया, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूनिट बतानी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। लेकिन वेक्टर है तो वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है, वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसी लेटर से। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेलोसिटी है, लेट्स से वेलोसिटी को मैं मान लो डिनोट करता हूँ वी से। सो एक सिंबल आपने बनाया, सिंबल वी, लेकिन
अगर ये वेक्टर है तो आपको इसका बोल्ड फेस करना पड़ेगा या तो, और सिंपली आप उस लेट सिंबल के ऊपर में एक एरो डाल देंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका वेक्टर को। तो वेक्टर को दिखाना है तो आप उस चीज़ को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो उस फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो सिंबल बोल्ड मिलेगा आपको बोल्ड करना है या तो, या फिर आप उसको एक एरो से डिनोट करेंगे, मतलब उस सिंबल के ऊपर एक एरो डाल देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये जो है वी एक वेक्टर को बता रहा है, ये भी एक बोल रहा है कि एक वी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेयर सिंपली वी जो है ये एक स्केलर है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन है। दो वेलोसिटी स्केलर नहीं है, फॉर एग्जांपल सो वी की बजाय लेट्स से मैं कह देता हूँ एम, मास के लिए मैं एम सिंबल बना रहा हूँ, तो मास ये स्केलर क्वांटिटी है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं मास को आप कभी भी नहीं देखोगे, मास बोल्ड फेस में नहीं है या फिर मास के ऊपर एरो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये आपके रूल्स हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो या तो आप बोल्ड फेस करें उस लेटर को, सॉरी उस सिंबल को, और या फिर आप जो है एरो से उसको डिनोट करें, ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे कि अगर मैं सिर्फ सिंबल लगाता हूँ, उस पर एरो नहीं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं लगा रहा हूँ, तो वो उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अगर वेलोसिटी ये आपके वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो ये जो बोल्ड फेस है इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा वी, और वी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वी। सो ये है आपके मैग्नीट्यूड। तो ये उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। तो दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। अभी देखिए इसमें अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है और कैसे उनको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपका कोई प्लेन में मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये पाथ उसने लिया है। अब ये मान लेते हैं ओरिजिन है ओ, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था लेट्स से किसी भी टाइम के ऊपर में वो इस पोजीशन पे था, और इसको मैं कह देता हूँ इस पोजीशन को मैं कह देता हूँ P, और एक दूसरे पॉइंट के ऊपर में उसका जो पोजीशन था लेट्स से इस पॉइंट पे वो था आपका P प्राइम किसी दूसरे टाइम के ऊपर। सो P पोजीशन पे था वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसी T टाइम के ऊपर, और T प्राइम टाइम के ऊपर वो जो है वो मूव करके पहुंच गया P प्राइम पोजीशन के ऊपर। तो ओरिजिन से और इस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए मैं जो लाइन ड्रॉ करूँगा विद एरो, ये हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। सो इसको मैं कह देता हूँ आर। तो क्या करना है, सिंपली ओरिजिन से उस पी पॉइंट तक एक आप जो लाइन ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड, वो आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, वो उसका पोजीशन वेक्टर है। अब इस पोजीशन वेक्टर को आपने देखा, आर से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, लेट्स से मैं बोल देता हूँ आर वेक्टर। सो ओ पी वेक्टर और आर वेक्टर
इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया पार्ट इस ऑब्जेक्ट का। अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या है पोजीशन वेक्टर का और डायरेक्शन क्या है वो कैसे फाइंड करें। देखिए मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिर्फ आप ओपी लाइन की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि जो आर वेक्टर जो एरो बनाया मैंने, ये लंबा सा एरो बनाया है ओ से पी को ज्वाइन करने वाला, इसके लेंथ जो होगी वही आपका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन सिंपली जिस ओ से पी की तरफ जो लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है वही उसके डायरेक्शन बताएगी। सो ओ से पी को मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है वही उसका डायरेक्शन होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें बता सकता हूँ। ठीक है, दूसरा फिर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अब मैंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट था वो मूव कर गया पी से पी प्राइम तक। ठीक है, सो किसी टी टाइम के ऊपर वो पी पोजीशन पे था, टी प्राइम टाइम पे वो पहुंच गया पी प्राइम के ऊपर। तो ये मैंने एक नया एरो ड्रॉ किया है। तो ये शुरू में उसका पोजीशन वेक्टर था ओ पी या आर वेक्टर, फिर दोबारा उसका कुछ टाइम के बाद पोजीशन हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया ओ पी प्राइम या मैं कह देता हूँ आर प्राइम। सो ओ पी प्राइम और आर प्राइम ये भी आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है एट से टाइम टी प्राइम टाइम के ऊपर उसका ये पोजीशन वेक्टर है। और ओपी जो था वो लेट्स से टी टाइम के ऊपर था। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ। सो देखिए पी से पी प्राइम तक जो पहुंचा है तो मैंने दो एरो बना दिए ओ पी प्राइम। अब इन दोनों एरो के हेड को ज्वाइन करने के लिए एक नया एरो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ से यहाँ तक जब वो गया तो ये जो एरो होगा ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट पी से पी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्वियसली। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाएगा, मतलब पी से पी प्राइम के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पी पी प्राइम वेक्टर आपका जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ पी पी प्राइम या आप बोल सकते हो डी प्राइम, पी पी प्राइम और डी प्राइम वेक्टर। सो डी प्राइम वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या होगा, सिंपली आपका पी पी प्राइम का लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ पी पी प्राइम। यानी कि पी पी प्राइम का जो एक एरो है जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे बनाया है, तो उसका जो लेंथ होगा उस एरो का वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। और डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, जिस डायरेक्शन में डी प्राइम वेक्टर जो है या ये जो एरो बना हुआ है ग्रीन, जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये आपका डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा वो आपका हो गया मैग्नीट्यूड। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन, आपको पता ही है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी उसी के ऊपर ही वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और वो जो पाथ उस दो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो पाथ लिया है उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हैं कि एक्स वाई
पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे था, पी प्राइम पे यहाँ पहुँच गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है देखिए, अब पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ये पाथ लेके इधर गया है या ये पाथ लेके इधर गया है, सॉरी दिस इज पी प्राइम। सो ये पाथ लेके यहाँ पहुँचे हैं या फिर ये पाथ लेके यहाँ पहुँचे हैं, ये मैटर नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करेगा पी और पी पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन जॉइन करेगी उससे हम डिनोट करेंगे। सो पी प्राइम से को जॉइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में पी और पी प्राइम की तरफ जो एरो जाएगा वो इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं कर रहा कि पी से पी प्राइम वो इस पाथ से गया है, इस पाथ से गया है, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या था, फाइनल पोजीशन क्या था, उनको जो कौन से लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो कब हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर हैं, कब कहेंगे अनइक्वल वेक्टर हैं। तो आपका जो इक्वल वेक्टर्स और इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स वो क्या है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि कोई ए वेक्टर है। देखिए ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम एक एरो से डिनोट कर रहे हैं। सो इस एरो का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और ये एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वो डायरेक्शन हो जाएगा उस वेक्टर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ए जो है वो मान लेते हैं हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेलरेशन को, तो ये एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस एरो की लेंथ हो जाएगी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जो ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्मली हम ग्राफिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। अब इक्वलिटी या इक्वल वेक्टर क्या है, तो कोई भी दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो इक्वल कब होंगे, वो इक्वल तब होंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। सो इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम मैग्नीट्यूड and same direction, then they are called equal vectors. तो इक्वल वेक्टर कब होंगे, ए और बी इक्वल वेक्टर तब होंगे कोई भी ए और बी वेक्टर जब दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों इक्वल वेक्टर हैं। अदरवाइज वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, अनइक्वल वेक्टर होंगे। तो इसको देखिए ग्राफिकली मैं कैसे देख सकता हूँ, तो मैं अगर ये बोलता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब है ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर है। दैट मीन्स ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है एंड उनकी डायरेक्शन भी सेम है। ग्राफिकली हम देखें तो लेट्स से ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर आपका ये है। तो इसमें देखिए ए और बी दोनों के एरो, देखिए दोनों के एरो की लेंथ सेम है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो इसलिए ए और बी इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल वेक्टर, ए इक्वल टू बी। और अनइक्वल होंगे तो सिंपली लिख सकते हैं ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, या अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मान लेते हैं ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है।
सही हो गया आपके अनइक्वल वेक्टर। अब ये अनइक्वल क्यों है? क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड अलग है। क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड देखिए, ए के एरो की लेंथ कम है, बी जो एरो है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जब इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो ये ऑब्वियसली इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो एक तो ये रीजन होगा, हो सकता है कि उनके मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो इसलिए वो अनइक्वल है। दूसरा देखिए, क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है वेक्टर में, अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है तब भी वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए आपका वेक्टर है, ये बी आपका वेक्टर है, ये। अब देखिए इसमें ए और बी, मैं देख रहा हूँ ए और बी दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए किसी और डायरेक्शन में है, ए का देखिए ए का एरो किसी और तरफ है, बी का एरो का जो हेड है वो दूसरी तरफ है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसलिए ये अनइक्वल वेक्टर है। तो दो रीजन हो सकते हैं अनइक्वल होने के, या तो एक मैग्नीट्यूड सेम ना हो या फिर उनकी डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट हो। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी स्केलर नंबर से। अगर किसी स्केलर नंबर से किसी वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर और स्केलर। ठीक है, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? लेट्स से लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं इस लैम्डा को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा? देखिए ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए लैम्डा टाइम्स बढ़ा दिया ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो लैम्डा ए सिंपली, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो लैम्डा टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो डायरेक्शन सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड लैम्डा फैक्टर से चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन रिमेन्स सेम। सो ए वेक्टर, ये एक ए वेक्टर था, आपने क्या किया? लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका लैम्डा ए वेक्टर हो गया। देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ ए का जो लेंथ था एरो का वो लैम्डा टाइम्स बढ़ गया है, डायरेक्शन सेम रहा है, उसी डायरेक्शन में ही है ये वेक्टर भी। तो डायरेक्शन रिमेन सेम बट मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वेक्टर का, अगर लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर है तो। लेकिन अगर लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, लैम्डा आपका नेगेटिव रियल नंबर है, सो नेगेटिव रियल नंबर में क्या होगा? अगर नेगेटिव रियल नंबर है आपका और उसको आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन वो रिवर्स हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, अब मतलब अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगा बेसिकली। और मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वेक्टर का बट इन रिवर्स और अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, सो माइनस lambda a vector, so direction becomes
अपोजिट मैग्नीट्यूड जो वो सिर्फ सेम लैम्डा टाइम हो गया, मतलब बेसिकली देखा जाए तो माइनस लैम्डा टाइम, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ए वेक्टर ये है आपका, और अगर मुझे देखना है माइनस लैम्डा ए वेक्टर क्या होगा, तो माइनस ए लैम्डा वेक्टर होगा वो ये बन जाएगा। आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड को तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, और लेकिन उसका डायरेक्शन जो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कि नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर से वेक्टर को, तो वेक्टर कैसे चेंज होता है आपका, वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल आप मान लेते हैं ए वेक्टर है, वो ये वेक्टर है ए, बी, और मैं बोलता हूँ कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2a वेक्टर क्या होगा, 2a वेक्टर क्या होगा, सिंपली आपका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर होगा तो आप -2a वेक्टर क्या होगा, सेम वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका, वो क्या है कि आपके वेक्टर जो है वो नेगेटिव वेक्टर कब होगा, मतलब बेसिकली कोई वेक्टर ए है उसका नेगेटिव वेक्टर कैसे निकाल लिया आप, तो नेगेटिव वेक्टर अभी हमने देखा, नेगेटिव वेक्टर सिंपली क्या है, कोई वेक्टर ए है, अगर उसका मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता हूँ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर हम क्या करेंगे, change the direction of original vector without changing its magnitude. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना। सो ए वेक्टर था आपका, ये था, अब मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो गया, आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मैग्नीट्यूड को सेम रखा, तो उसका नेगेटिव वेक्टर हो गया। सो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा -a वेक्टर। सो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर -a वेक्टर हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करना है और मैग्नीट्यूड को सेम रखना है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हमारा बात है कि
हम वेक्टर को कैसे ऐड करें। ठीक है, वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं इसमें। देखिए, वेक्टर को ऐड करने के लिए हमने दो तरीके के रूल यहाँ पे देखेंगे। एक है हमारा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम फर्स्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या है वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कोई भी वेक्टर आपके पास ए और बी और आपको फाइंड करना है उनका सम क्या है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं और बी वेक्टर, क्योंकि प्लेन में तो प्लेन में मोस्टली आपका जो है दो, ओके चलिए वो आगे हम बात करेंगे जब वेक्टर को रिजोल्व करना सीखेंगे उस केस में। लेकिन आपके पास वेक्टर है ए, मान लीजिए ये वेक्टर है ए, दूसरा कोई वेक्टर है आपके पास वो ये वेक्टर है बी। अब देखिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, इनके मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो। इस केस में दोनों के डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। ओके, तो इनको ऐड कैसे करें इन दोनों वेक्टर को, जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड है या सेम मैग्नीट्यूड भी है। तो हम सम कैसे फाइंड करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ हम लोग देखते हैं, वो चीज़ क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वेक्टर है अगर आप उसको उसके पैरेलली डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो वेक्टर जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं फ्री वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको स्टडी करने से पहले प्लस बी को हम देखते हैं फ्री वेक्टर और एक हम कुछ बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर वेक्टर ए ये है, अगर मैं इसको उठा के इसके पैरेलल में ही ऐसे डिस्प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करो या उसको उठा के उसके पैरेलली में ऐसे ले आया तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो वेक्टर को डिस्प्लेस करना पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर वो वेक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो इस केस में हम लोग मोस्टली इस चैप्टर में पढ़ेंगे फ्री वेक्टर से पढ़ेंगे कि वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा अगर उस वेक्टर को उसके पैरेलली में डिस्प्लेस कर देता हूँ तो। लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि आपका जो वेक्टर है वो वेक्टर आप पैरेलली डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस वेक्टर की जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट होती है। लाइन ऑफ एप्लीकेशन अगर वेक्टर के इम्पोर्टेंट है, लोकेशन इम्पोर्टेंट है, तो उन वेक्टर को कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। इफ लोकेशन और लाइन ऑफ एप्लीकेशन is important then it's called localized vector। तो लोकलाइज्ड वेक्टर होगा वो आप ऐसे डिस्प्लेस नहीं कर सकते उस वेक्टर को, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे फ्री वेक्टर को। तो फ्री वेक्टर आप इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अब हमें पता लग गया फ्री वेक्टर। अब देखिए इसको देखते हैं कैसे ऐड करें। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी करना है तो आप बी वेक्टर जो लास्ट वाला वेक्टर आ रहा है उसको यूज करेंगे, उसको डिस्प्लेस करेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, उसको उठाना है।
तो जैसे मैंने कहा उसको उठा के उसके पैरेलली रखेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है। उसको मैंने सिंपली उठाना है और उठा के क्या करना है, उसको ए वेक्टर का जो हेड है उसके साथ में उसकी टेल मैच करनी है। सो ए वेक्टर मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ए वेक्टर ये था मेरा, राइट। तो मैं इसको जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर, ये वेक्टर था, लेट्स से, ठीक है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए सेम लेंथ ड्रॉ करना, लेकिन मान लेते हैं ए वेक्टर सेम लेंथ का ही बनाया मैंने, ये इस डायरेक्शन में था। अब बी वेक्टर जो था, मैंने बी वेक्टर को क्या किया, इसको उठाया, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, इसको उठा के इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है। तो इसको मैं डिस्प्लेस कर देता हूँ और इसकी टेल को रखूँगा ए के हेड के ऊपर। तो मैं यहाँ ले आया इसको, आपने क्या किया, बी वेक्टर का टेल पिक करके ए के हेड के ऊपर रख दिया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ए का जो टेल है वो आप मिलाएंगे बी के हेड से। ओके, आप क्या कर रहे हैं, ए के टेल को मैच करेंगे बी के हेड से, और ये आपका हो जाएगा आर वेक्टर विच इज सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो ये आपका जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, फर्स्ट लॉ, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप तीनों वेक्टर जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक ट्रायंगल शेप को बना रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल में ऑर्डर है वो देखिए, वो ऑर्डर सेम नहीं हो रहा, यानी कि ए ऊपर जा रहा था, फिर बी नीचे आया, फिर बी टू ए की तरफ जाना, एरो जाना चाहिए, लेकिन जो आपका आर वेक्टर है वो अपोजिट में जाता है। जैसे कि ए वेक्टर ये गया था, बी वेक्टर आपका यहाँ गया था, सी ये आर वेक्टर आपका इधर जाना चाहिए था क्लोज करने के लिए ट्रायंगल को, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली आपका अपोजिट डायरेक्शन से आपका होगा इसका आर वेक्टर। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको फिर ये। जैसे कि ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर आपका ये है, और मुझे निकालना है ए प्लस बी। सो ए प्लस बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला ए वेक्टर को आप एज इट इज रखेंगे, बी वेक्टर को आप ए के हेड के साथ मैच करेंगे बी की टेल को। सो बी को आपने उठाना है और बी को इसके देखिए, क्योंकि आप देखें ए बी वेक्टर को मैंने सिर्फ पैरेलली डिस्प्लेस किया है, ए वेक्टर को भी मैंने पैरेलली ही डिस्प्लेस किया है, यानी कि उसी लाइन में है, उसी डायरेक्शन में है, उनके लेंथ को चेंज नहीं किया है। तो ये बी हो गया। अब रिजल्टेंट जो आपका कैसे आएगा, ए के टेल से आपको ए के टेल से मैच करना है बी के हेड को। ये आर वेक्टर हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका ये जो लेट्स से ओ पी क्यू। सो ओ क्यू जो है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ओ क्यू बन गया आपका। ओ क्यू की जो लेंथ है और डायरेक्शन, जो ओ क्यू जो एरो है जिस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा उस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इसको कहते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको उल्टा करना होता, फॉर एग्जांपल अगर आपको करना है ए प्लस बी की बजाय बी प्लस ए फाइंड करना है,
इसी एग्जांपल में, ऊपर वाले एग्जांपल में, इसी में अगर मुझे a प्लस बी ना करके b प्लस ए फाइंड करना होता तो कैसे निकलेगा? देखिए b प्लस ए फाइंड करने के लिए मैंने बोला आप पहले, अब b वेक्टर फर्स्ट वेक्टर है तो b वेक्टर को एज इट इज रखना है। a वेक्टर के टेल को आपने b के हेड के ऊपर प्लेस करना है। सो a वेक्टर का टेल, आपने a वेक्टर उठाया, इसके टेल को b वेक्टर के हेड के ऊपर मैं इसको प्लेस किया। सो दिस वाज योर b वेक्टर, ये आपका a वेक्टर हो गया। a को b के हेड के ऊपर रखा। अब b की टेल को a के हेड से ज्वाइन करना है एरो के साथ। सो ये आपका हो गया r वेक्टर इक्वलेंट टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हो गया दोनों का सम। सॉरी, नॉट a प्लस b, दिस इज b प्लस a, आई एम सॉरी, दिस इज b प्लस a। तो देखिए आपने देखा यहाँ पे जो a प्लस बी वेक्टर है और b प्लस ए वेक्टर है वो आपके ऑलमोस्ट ओके, मे बी वन सेकेंड, दिस वाज a, दिस वाज b, नाउ दिस इज b, दिस इज a, आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये आपका सेम सा नहीं दिख रहा है, मैंने शायद ड्रॉ करने में इसको थोड़ी गड़बड़ किया। अदरवाइज आपका a प्लस बी वेक्टर जो है वो इक्विवेलेंट होगा b प्लस ए वेक्टर के। ये मेन पॉइंट था यहाँ पे आपको बताने का, मे बी क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है a प्लस बी एंड b प्लस ए आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। सो मे बी मैंने इसको ठीक से ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे अगर ड्रॉ करें इसको, b इज समथिंग लाइक दिस, a आपका था नो, मे बी कुछ ऐसे, ओके यस, दिस इज योर r वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि दोनों सिमिलर है, सेम है, a प्लस बी एंड b प्लस ए, क्योंकि b को आपने एज इट इज रखा है b वेक्टर, a वेक्टर को बस आपने डिस्प्लेस किया है और b के हेड के साथ इसका टेल ज्वाइन किया, फिर आपने b के टेल को मैच कर दिया a के हेड के साथ में स्ट्रेट लाइन से, सच दैट ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका b प्लस ए, आई एम सॉरी, दिस b प्लस ए, b प्लस ए, सो b प्लस ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। ओके, सो इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, कि आपका कम्यूटेटिव है। सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि आप a वेक्टर के साथ b वेक्टर को ऐड करें या b वेक्टर के साथ a वेक्टर को ऐड करें, कैसे भी आप एडिशन करें वो आपके सेम होंगे। a प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव। सो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। सेकंड आपका क्या है, वेक्टर जो एसोसिएटिव है एडिशन, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव।
सो आप देखिए, आप पहले ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करके फिर उसमें सी वेक्टर ऐड करें, या आप पहले ए और बी को ऐड करें, सॉरी बी और सी को पहले ऐड करें फिर उसमें ए को ऐड करें। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप ए प्लस बी वेक्टर ऐड करके सी ऐड करें, या बी और सी को पहले ऐड करें, उनका रिजल्टेंट फाइंड करें, फिर उसमें ए वेक्टर को ऐड करें, वो सेम रिजल्ट ही देंगे आपको। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव। सो वेक्टर एडिशन आपका एसोसिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है, आप एक वेक्टर ए उसको ऐड करें, ऐड वेक्टर ए टू इट्स नेगेटिव वेक्टर, यानी कि कोई भी आपके दो वेक्टर हैं फॉर एग्जांपल, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हैं, उनको हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। सो अपोजिट वेक्टर्स हैं ए इस डायरेक्शन में है, माइनस ए इस डायरेक्शन में है। सो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा आपका नल वेक्टर। सो आपका जो मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर का, यानी कि जो सम है दो वेक्टर का ए और माइनस ए, दो अपोजिट वेक्टर हैं ए एंड माइनस ए, उनका जो सम होगा वो एक नल वेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि उनका मैग्नीट्यूड उसका होगा 0 और डायरेक्शन उसकी डिफाइन नहीं होगी। सो 0 वेक्टर भी बोल सकते हैं, इसको नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। सो नल और 0 वेक्टर है 0 मैग्नीट्यूड and its direction is not defined. ये मतलब वो उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्शन को बता नहीं सकते जीरो वेक्टर, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो विदाउट मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकते हैं किसी डायरेक्शन में भी, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है आपका। सो ये आपका नल वेक्टर है। अब नल वेक्टर की या जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देखिए पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर में आप जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो वेक्टर आपका चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ आपको वेक्टर मिलेगा। किसी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड किया सो वो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि कोई भी स्केलर आप मल्टीप्लाई करते हैं नल वेक्टर के साथ में तो रिजल्टेंट आपका नल वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तीसरा है आप कोई भी वेक्टर से नल वेक्टर मतलब जीरो को मल्टीप्लाई कर देते किसी भी वेक्टर से। सो जीरो मल्टीप्लाई विद एनी वेक्टर विल गिव यू ए नल वेक्टर। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी नल वेक्टर की। और अगर आप ये जानना चाह रहे कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इस नल वेक्टर का, तो नल वेक्टर का फिजिकली मतलब क्या होगा। देखिए जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से गया, जैसे यहाँ से शुरू हुआ ए पॉइंट से और वो घूम के इधर उधर घूम के फिर से ए पॉइंट पे ही आ गया,
ठीक है, तो ये पाथ उसने लिया है, यहाँ से ऐसे आया है घूम के। सो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर का वो 0 है, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो है नल वेक्टर से डिनोट किया जाएगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो नल वेक्टर हो जाएगा। तो ये एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है आपका नल वेक्टर को, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर हमने अभी देखा एडिशन। अब एक और दूसरा मेथड है एडिशन का, जो वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट अगर आपको सब्ट्रैक्शन देखना है तो सब्ट्रैक्शन सिंपल है, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर में बी का नेगेटिव वेक्टर लेके ऐड कर सकते हैं, सिंपल है। ये आपका इक्विवेलेंट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बी वेक्टर का एक अपोजिट वेक्टर बनाऊंगा और उसको ऐड कर दूंगा ए वेक्टर के साथ में, तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वो उनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। जैसे कि देखिए, अब इसको ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, कोई वेक्टर आपका ए और दूसरा वेक्टर आपका बी, ये है, और आपको फाइंड करना है ए माइनस बी। सो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए व्हाट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इन दिस केस। सो इस केस में ए और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करने के लिए अब मैं निकाल सकता हूँ ए वेक्टर माइनस बी सिंपली यहाँ से। पहले बी वेक्टर का एक अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करूँगा और ए के साथ में ऐड कर दूँगा। सो देखें, ये ए वेक्टर था कुछ ऐसे, आपका बी वेक्टर था आपका इधर था, बी का, अब देखिए बी का रिवर्स करना है, आपने क्या करना है, बी का अपोजिट करना है, तो बस डायरेक्शन को आपने चेंज कर देना है। ओके, लेट मी सी। कुछ ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। सो स्टेप वन में क्या किया मैंने, ए वेक्टर को ऐसे रखा एज इट इज़, बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर बना दिया। मैग्नीट्यूड सेम रखना है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, बस डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। अब दोनों को ऐड करने हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो सिंपल एडिशन का तरीका आपको पता ही है। स्टेप 2, ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, ऐड करने के लिए ए वेक्टर को एज इट इज़ रखेंगे, बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर को क्या करेंगे, मैंने बोला माइनस बी वेक्टर का जो टेल है वो ए के हेड के साथ ज्वाइन करना है। तो इसको पैरेलली उठाना है, ओके, और इसके टेल को ए के हेड के साथ ज्वाइन करना है। सो लेट्स से ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था, ये मैग्नीट्यूड था ए का, बी को उठा के बी का टेल ए के हेड माइनस बी का टेल ए के हेड के साथ में। सो कुछ ऐसे जाएगा ये। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये माइनस बी हो गया आपका, बी को आपने सिर्फ डिस्प्लेस करके ऊपर ले आए माइनस बी को, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर था उसके टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है। सो ये हो गया आपका आर वेक्टर।
ये आपका आर वेक्टर हो गया विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ओ पी क्यू। सो ओ क्यू इज इक्वल टू आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। मैंने सिर्फ ऐड किया है ए और माइनस बी वेक्टर को, एंड विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि मुझे फाइंड करना था। सो ओ क्यू वेक्टर जो है आपका ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ओ क्यू का लेंथ होगा वो ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन ए माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो ओ क्यू जिस डायरेक्शन में है वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर को सब्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए। सो लास्ट एक पढ़ते हैं हम लोग, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऊपर देखा हमने वो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जिसमें वेक्टर एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। अभी अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाना है एडिशन करने के लिए वेक्टर के लिए, जिसको हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं पैरेललोग्राम को, तो इसमें क्या करना है, ये रूल कहता है कि आपके दो वेक्टर हैं ए बी, ठीक है, इनको अगर आपने ऐड करना है पैरेललोग्राम के मेथड से, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों की टेल को ज्वाइन करेंगे एक कॉमन पॉइंट से, यानी कि दोनों की टेल को ज्वाइन करना है। ये आपका हो गया let me draw it again, a, oh this is not parallel to a, ये a हो गया। b आपने ड्रॉ करना है, b को आपने दोनों की टेल को ज्वाइन करना है, तो b को मैंने उठाना है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को विद चेंज किए बिना, और a के टेल के साथ ज्वाइन कर देना है। सो ये होगा आपका कुछ इस तरीके से बी वेक्टर। तो मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ से इस स्टेप तक जाने के लिए बी को एज इट इज़ उठा के ए के टेल के साथ ज्वाइन किया है। देखिए ऐसा लग रहा है बी और ए ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड के हैं, मे बी ड्रॉ करने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, सो बट दे आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर और जो पहले ए वेक्टर था वो भी पैरेलल है, ठीक है, मतलब एक ही पैरेलल वेक्टर है, मतलब सेम वेक्टर है बेसिकली। मैग्नीट्यूड भी मैंने चेंज नहीं किया है। अब दोनों के जो आपने टेल ज्वाइन कर दिया, टेल ज्वाइन करने के बाद में क्या करेंगे, आप ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू बी उसी लेंथ का। सो ये मैंने एक लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ किया है ऑलमोस्ट बी के पैरेलल उसी लेंथ का, और फिर आप बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपके एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं ये अब, ठीक है। सो सिंपली क्या किया, ए के हेड से बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, बी के हेड से ए के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो अब ये जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा।
सो ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है। सो आर वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो पैरेललोग्राम लॉ है और ट्रायंगल्स लॉ है वो सेम ही रिजल्ट देंगे। कैसे, देखिए पैरेललोग्राम लॉ से हमने निकाले हैं, अब ट्रायंगल्स लॉ से अगर इसको देखते हैं ऐड करने के लिए, तो मैं फिर से ए को ड्रॉ करूँगा यहाँ पे एज इट इज़, ठीक है। फिर बी को ड्रॉ करना है, लेकिन बी को लेके जाना ए के हेड के पास, ठीक है। सो बी को बी को ए के हेड के साथ मैच करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, कुछ ऐसे। ये क्या है ना कि पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे। तो ए देखिए, ए वेक्टर एज इट इज़ रखा, बी वेक्टर को उठा के आपने ए के हेड के साथ में इसका टेल मैच कर दिया। अब ए के टेल के साथ में बी का हेड मैच करेंगे और ये जो लाइन होगी आपका वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आर वेक्टर। सो ये था पैरेललोग्राम। ये है आपका ट्रायंगल्स लॉ। तो देखिए दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो आर वेक्टर इसमें और इसमें सेम है, सो दोनों इक्विवेलेंट है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दोनों सेम है, दोनों सेम रिजल्ट देंगे आपको। आप ट्रायंगल्स लॉ लगाइए या पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो सिर्फ कह रहा है आप दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर ए बी, दोनों के टेल को ज्वाइन करना है। कैसे भी रखे हों, आपको बी को बस उसको पैरेलली शिफ्ट करना है, ए के टेल के साथ मैच करना है, दोनों एक कॉमन ओरिजिन बनाना है। फिर आप एक पैरेललोग्राम बनाइए, मतलब ए को एक्सटेंड करिए, बी को एक्सटेंड ए के हेड को एक्सटेंड करेंगे बी के पैरेलल, और बी के हेड को हम लोग एक एक्सटेंड करेंगे, इसके लाइन ड्रॉ करेंगे ए के पैरेलल, ताकि ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करे, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम जब कंप्लीट कर दिया तो इसका जो डायगोनल होगा वो मेरा आर वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सर ए और बी को आप टेल ज्वाइन करके कॉमन ओरिजिन से आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे दोनों वेक्टर को यूज करके, और फिर उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वो है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, और उससे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्या है? सो यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। सो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर of unit magnitude and it points in a particular direction. सो यूनिट वेक्टर सिंपली आपका जिसका मैग्नीट्यूड एक है, यूनिट है,
उस वेक्टर का, और वो एक सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन वेक्टर को हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दे ओनली represents the direction of a vector। सो उनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है। जैसे कोई भी वेक्टर है ए, ठीक है, उस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसके मैग्नीट्यूड से और एक यूनिट वेक्टर से। सो एन कैप जो यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर का, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एन कैप हेयर इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो एन वेक्टर है। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है एन कैप, उसका मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये है हमारा यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड आपको पता है, सिंपली आप मैग्नीट्यूड उसमें मोड लगा के निकाल सकते हैं, और जो उसका वेक्टर डायरेक्शन है वो उसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं 3 स्पेशल यूनिट वेक्टर्स जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये अब ये ध्यान रखेंगे, यूनिट वेक्टर जो ए का यूनिट वेक्टर वो ए की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ए की जो डायरेक्शन वो यूनिट वेक्टर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो इन वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सो अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके जो कार्टेशियन सिस्टम है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट, ठीक है, हम लोग 2D स्पेस देख रहे हैं तो सिर्फ एक्स वाई की बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन 3 डायमेंशन होगा तो एक्स वाई जी तीनों हो जाएंगे। सो लेट्स से लेट्स कंसिडर एक्स वाई जी एज वेल। सो आपका जी एक्सिस है, ये एक्स वाई एंड जी एक्सिस है। तो यहाँ पे आपके जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की तरफ वो लिखते हैं हम एक्स कैप और आई कैप। मोस्टली हम देखेंगे कि वो आई कैप से डिनोट करते हैं उसको। और वाई की तरफ जो है वो हो जाएगा जे कैप और वाई कैप। कुछ टेक्स्ट बुक में वाई कैप भी लिख देते हैं, जी कैप और के कैप, बट हम लोग कन्वेंशन जो लेंगे वो लेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। ये इंपॉर्टेंट है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस along y axis along z axis। सो एक्स वाई जी तीनों एक्सिस के अलॉन्ग में जो वेक्टर हैं वो यूनिट वेक्टर, उनके यूनिट वेक्टर वो आई कैप, जे कैप, के कैप से हम डिनोट करेंगे। सो इनका मैग्नीट्यूड है जे कैप, के कैप का मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। आई कैप एक्स के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जे कैप वाई के डायरेक्शन में, के कैप जेड के डायरेक्शन में। तो किसी वेक्टर को आप कैप से डिनोट करेंगे तो वो बताता है कि वो यूनिट वेक्टर है। ओके, सो अब देखते हैं वेक्टर को रिजोल्व करना, हम वेक्टर को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। सो वेक्टर को कैसे रिजोल्व करें। वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल देखते हैं। वैसे तो आप किसी भी वेक्टर को कैसे भी रिजोल्व कर सकते हैं 2 पार्ट में, लेकिन हम लोग स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्स वाई सिस्टम, एक्स वाई प्लेन है,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, इस एक्स वाई एक्सिस में मेरा ए वेक्टर है कोई, वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ए वेक्टर। ठीक है, सो इस ए वेक्टर को मैं रिजोल्व कर सकता हूँ दो पार्ट में। देखिए, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर के सम की फॉर्म में। कैसे? मैं इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा वाई एक्सिस के ऊपर। सो ये जो है इसको मैं बोलूँगा ए एक्स आई कैप, इसको कह दूँगा ए वाई जे कैप। ए वाई क्या है? मैग्नीट्यूड बता रहा है भाई उस वेक्टर का अलोंग वाई एक्सिस। ए एक्स उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। या मैं इसको सिंपली बोल सकता था लेट्स से ए वन ए टू, और सिंपली आप जैसे ऐसे लिख रहे हैं, सो वी कैन से दिस इज ए वन along this axis and this vector a2. So this is my a vector. So a vector is basically sum of a1 plus a2 vector, or ax I cap plus ay j cap. तो a वेक्टर को मैंने रिजोल्व किया है एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर हैं उनके अलोंग रिजोल्व कर दिया। सो मैं ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज ए सम ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के अलोंग ए वन वैक्टर था, वाई एक्सिस के अलोंग ए टू वैक्टर था। इनके सम की फॉर्म में ए वेक्टर को लिखा जा सकता है, या मोर सिंपली मैं इनको लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सो यहाँ पे ए वन बेसिकली क्या है? ए एक्स आई कैप ही है आपका। ए एक्स यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं ए वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज ए एक्स। और ए टू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए वाई। और एक्स आई कैप जे कैप डायरेक्शन बता रहे हैं उस वेक्टर की, ए वन वेक्टर की। ए वन किस डायरेक्शन में? ए वन एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, और ए टू वाई एक्सिस के लॉन्ग में, क्योंकि इनके यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप है, एंड वी नो कि आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग। सो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अब इनको। सो आप कोई भी वेक्टर उसको बेसिकली रिजोल्व कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग। उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या कंपोनेंट है वो, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या कंपोनेंट है वो। अब देखिए, अब मैं इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूँ? ए और ए एक्स और ए वाई को कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ए एक्स ए वाई को सिंपली फाइंड करने का है, तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, लेट्स से दिस वाज माई ए वेक्टर, ठीक है। सो दिस वाज ए एक्स, यानी कि ये मैग्नीट्यूड वाज ए वाई। सो मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है वेक्टर, ओके। ए वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। तो मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा यहाँ से, और ट्रिग्नोमेट्री से मैं निकाल सकता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे ये आपका 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका ये रिजल्टेंट है, सॉरी ए वेक्टर, एंड आपको ए एक्स फाइंड करना है। तो मैं अगर फ़िलहाल इसके लिए इसकी डायरेक्शन को भूल के अगर सिर्फ देखता हूँ कि मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये बेसिकली ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, राइट। ये जो डिस्टेंस है, ये जो टोटल इसका लेंथ है इस एरो का, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ए एक्स मुझे फाइंड करना है, तो ये एक ट्राइंगल बन रहे हैं ओ ए बी एंड सी, लेट्स से। सो ट्राइंगल ओ ए बी को देखते हैं। सो इसमें मुझे अगर फाइंड करना है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी,
हाइपोटेनस क्या है आपका ओ बी, ठीक है। सो यहाँ से आप ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ओ बी साइन थीटा, और ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी आपका ए साइन थीटा हो गया, ओ बी आपका ए के इक्वल है, सो दिस इज योर ए बी। अब यू नो कि ए बी इक्वल है ओ सी के, दोनों की लेंथ सेम है, दिस इम्प्लाइज ओ सी इक्वल टू ए साइन थीटा, और ओ सी किसके इक्वल है, ए वाई के इक्वल है, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, अगर मैं कोस थीटा निकालता हूँ इसी ट्राइंगल में ओ ए बी में, सो कोस थीटा कितना हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है आपका ओ ए, हाइपोटेनस है ओ बी, सो यहाँ से आप निकालेंगे तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी कोस थीटा। ओ ए आपका सिंपली क्या है ए एक्स, ओ बी कितना है ए कोस थीटा। सो अगर कोई आपको वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, और वो आपको पता है कि वो क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो आप वहाँ से उस वेक्टर के कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या कंपोनेंट है उसका, वाई एक्सिस के लॉन्ग में उसका क्या कंपोनेंट है, वो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। आपको ए पता है, ए का मैग्नीट्यूड पता है, कितना एंगल बना रहा है वो पता है आपको, उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग में कितना कंपोनेंट होगा, वो हो जाएगा आपका ए कोस थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना कंपोनेंट बना रहा है वो हो जाएगा ए साइन थीटा अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो ये है आपका वेक्टर को रिजोल्व करना। सो कोई भी वेक्टर है आप उसको दो परपेंडिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एटलीस्ट आप उसको दो परपेंडिकुलर वेक्टर के फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एनालिटिकल मेथड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड कि देखिए हमने यहाँ पे ग्राफिकली डिस्कस किया सारी चीज़ों को, एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स को। ग्राफिकल का मतलब है हमने एरो बना के कि वेक्टर को एक बड़े एरो से दिखा सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, वो सब चीज़ें, ठीक है। ये था आपका ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट आएगा एडिशन करने के लिए एनालिटिकल मेथड। जब आपको पता है ए और बी वेक्टर दे रखे हैं कुछ, और आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सिर्फ आप उसको ऐसे एनालिटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट फाइंड कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे करेंगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।